टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि अगर हम लोग कैट के ऊपर ड्रग का टेस्ट करें तो ड्रग जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो ड्रग का क्या इफेक्ट हुआ है कैट के ऊपर तो वो जो इफेक्ट है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह से एक सेकंड एग्जांपल है कि एक टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या, तो जो ट्रेनिंग है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर इसके बाद टीचर ने ट्रेनिंग से जो कुछ भी सीखा वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जब टीचर की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स वगैरह, घर के मसाइल वगैरह होंगे, उसके कोई सोशल प्रॉब्लम्स, तो वो उसकी ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, और इसे हम कहेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल इनके दरमियान एक रुकावट खड़ी कर दिया, और इससे हमारे पास एक सही तरीके से कंक्लूजन नहीं आया कि टीचर ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया अपनी ट्रेनिंग के अंदर। देन है कंट्रोलिंग फॉर वेरिएबल। वेरिएबल को कंट्रोल करना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को मेजर करना है और फिर ये देखना है कि इस वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, और हमने उस इफ़ेक्ट को रिमूव करना है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वजह से इनएक्यूरेट कंक्लूजन हमारे पास आता है। जैसे कि जब टीचर की ट्रेनिंग की गई तो उसकी ट्रेनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके जहन में उसके मसले मसाइल चल रहे थे, तो इसलिए उसकी जो ट्रेनिंग थी वो ज़रा अच्छी नहीं हुई थी, तो हमारे पास एक इनएक्यूरेट कंक्लूजन आ गया। तो जब तक एक्सट्रेनियस वेरिएबल रहेंगे तब तक इनएक्यूरेट कंक्लूजन आएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करें। और हम लोग इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग उस वेरिएबल को ही रिमूव कर दें, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। और वो हम लोग किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम लोगों ने जो नॉइज़ है, शोर, उसका अगर असर देखा गया कि मर्द के ऊपर ज़्यादा होता है या औरत के ऊपर होता है, तो स्टडी में हमारे सामने आया है कि मर्द के ऊपर इसका असर ज़्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग उस स्टडी को सिर्फ डीलिमिट कर दें, यानी एक सेक्स तक, या तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मर्द रखें या फिर सिर्फ़ और सिर्फ उसमें ख़वातीन को रखा जाए। तो उस स्टडी को हमें डीलिमिट करना चाहिए जस्ट वन सेक्स। इसलिए हम लोगों को एक वेरिएबल को इसमें ख़त्म करना होगा। इसके बाद हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? तो दूसरा हमारे पास मेथड है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, और वो भी हम लोगों ने रैंडमली करनी है, और उसके लिए जो इंडिविजुअल है, जो भी पार्टिसिपेंट है, हम लोगों ने उसकी सिलेक्शन भी रैंडमली करनी है। इसका क्या मतलब है? जैसा कि अगर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हों और वो सीखना चाहते हैं कि उनकी जो ग्रामर है वो बेहतर हो सके, तो ग्रामर बेहतर करने के लिए सिर्फ दो मेथड है, एक होता है रेगुलर ड्रिल और दूसरा होता है स्पेस ड्रिल। तो हम लोगों ने ये नहीं करना कि जो बच्चा चाहता है कि मैं रेगुलर ड्रिल करूँ तो उसको रेगुलर ड्रिल दे दें, और जिसका दिल करे कि वो स्पेस ड्रिल के ज़रिए अपने स्पेलिंग को इम्प्रूव करना चाहता है और हम लोग उसको स्पेस ड्रिल मेथड के ज़रिए उसको बता दें कि किस तरह से आपने अपनी स्पेलिंग की इम्प्रूवमेंट करनी है। इस तरह से नहीं करना हम लोगों ने, बल्कि हम लोगों ने एक सिक्का ले लेना है, यानी कि जिसको हम कॉइन कहते हैं, उसको हम लोगों ने टास्क करना है। यानी कि हम लोग उसको जो है उछालते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हेड आया है जिस स्टूडेंट के हिस्से में, तो उसको जो है वो रेगुलर ड्रिल वाले मेथड में भेज दें, और अगर किसी का जो है उसके अंदर टेल आया है तो उसको हम लोग जो है स्पेस ड्रिल वाले मेथड के अंदर भेज दें। तो इस तरह से हम लोगों ने जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन है उसके अंदर दो मेथड थे, जो कि एक रेगुलर ड्रिल था, दूसरा था स्पेस ड्रिल। तो हर एक स्टूडेंट को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं भेजना, बल्कि उनको रैंडमली सेलेक्ट करना है, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी, और उसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको भी रैंडमली सेलेक्ट करना है। थर्ड मेथड जो जिसके ज़रिए हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं वो है मैचिंग केसेस। जैसे कि अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हों, और एक ये स्टूडेंट और एक के भी 800 मार्क्स हैं और दूसरे वाले के भी 800 मार्क्स हैं, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स बना लेने, एक होगा ए और एक होगा बी। मैंने ये नहीं करना कि ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रख दूँ, नहीं, एक 800 मार्क्स वाले स्टूडेंट को एक ग्रुप में, दूसरे 800 मार्क्स वाले स्टूडेंट को दूसरे ग्रुप में रख देना है। तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले मैंने पेयर बनाना है कि 800 वाले स्टूडेंट कौन कौन से हैं, वो मेरे पास आ गए, तो हाफ़ मैंने ए ग्रुप में भेज देने हैं और हाफ़ वालों को मैंने बी ग्रुप में भेज देना है। इसी तरह मैंने, अगर मेरे पास आईक्यू वाले स्टूडेंट आए तो मुझे पता होगा कि एक का आईक्यू कितना है, दूसरे का कितना है, तो जिनका सेम सेम होगा तो जो दो मैंने ग्रुप्स बनाए होंगे, हाफ़ को एक में भेज देना है और हाफ़ वाले को एक में भेज देना है। इसे कहते हैं मैचिंग केसेस। जो फोर्थ हमारे पास एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है बैलेंसिंग केसेस। यहाँ पर आता है कि बैलेंसिंग केसेस जो है इसका क्या मतलब है। जैसे कि अगर मैंने स्टूडेंट्स हैं, उनके मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, एक है मेरे पास ए ग्रुप, दूसरा है मेरे पास बी ग्रुप, और उनका मैंने दिया है योगा का टॉपिक। तो जो ए वाले हैं उन्होंने योगा को परफॉर्म करके देखा, लेकिन जो बी वाले थे उन्होंने जस्ट जो वीडियोज़ वगैरह थी वो वॉच की।
इसके बाद मैंने एक वाले का और बी वाले का इन दोनों का टेस्ट लिया और वो भी सेपरेट सेपरेट रूम में। जो ए वाले थे वो जिस रूम में बैठे हुए थे उसके साथ वाला जो रूम था वहाँ पर पार्टी चल रही थी, लेकिन बी वाले जिस रूम में बैठे थे उसका जो साथ वाला रूम था वहाँ पर क्वाइटनेस थी, बिल्कुल ही खामोशी थी। तो जो यहाँ पर था ए वाले, वहाँ पर पार्टी थी। तो जो ए वाले थे उन्होंने बहुत अच्छा अपने टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया, जबकि जो बी वाले थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इन केसेस को बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह से करना है कि दोबारा से मैंने वही दो ग्रुप बनाने हैं, ए ग्रुप बनाना है और बी ग्रुप बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर जो ए ग्रुप है उसके अंदर 30 मेंबर्स थे और बी वाले के अंदर भी 30 मेंबर्स थे, तो मैंने क्या करना है कि ए वाले ग्रुप के जो 15 मेंबर्स हैं वो बी वाले के अंदर भेज देने हैं और बी वाले ग्रुप के जो 15 मेंबर्स हैं वो मैंने ए वाले के अंदर भेज देना है। दोबारा फिर इनको 30-30 कर देना है, यानी कि इनके जो मेंबर्स हैं वो एक्सचेंज कर देने हैं, ताकि ए वाले के अंदर जो टोटल 30 है ना, तो टोटल इसके अंदर 15 जो है वो ए के हैं और 15 इसके अंदर बी के हों। तो यहाँ पर केसेस को हमने बैलेंस करना है। इसके बाद जो यहाँ पर एक और मेथड है वो है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ये एक काफ़ी ज़रा डिफ़िकल्ट मेथड है, अगर इसको समझाने लग जाए तो ये काफ़ी टफ है और इसका टॉपिक भी काफ़ी लंबा है। बस इसके लिए हम लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है कि जो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस है ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं।